हाँ तो बच्चों, इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ग्रेविटेशनल फील्ड। देखिए, फील्ड का कंसेप्ट क्या है। ये टर्म फील्ड आप लोग पहली बार सुन रहे हैं ना, आगे आप लोग हैबिचुअल हो जाएंगे इस टर्म फील्ड को सुनने के लिए। तो हाउ टू डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड और ये कंसेप्ट कैसे डेवलप करें, हम अपने माइंड को कैसे समझाएं कि फील्ड होता क्या है। तो देखिए, इसको इस तरह से देखिए, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ब्रॉडली फोर्सेस कैन बी कैटेगराइज्ड एज कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस ना। पढ़ा था हमने कि कुछ फोर्सेस ऐसी होती है जहां पर जो ऑब्जेक्ट है और जो सोर्स है, मतलब जो दो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में, ऑब्जेक्ट और उसकी सराउंडिंग, जिनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, जो एक दूसरे पर म्यूचुअल फोर्स एक्सर्ट करेंगे। हो सकता है वो कांटेक्ट में हो, मींस उनके आउटर सरफेसेस, उनके एक्सटर्नल सरफेसेस एक दूसरे को टच करें, फिजिकली एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, और तब वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तब वो एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। अगर ऐसा है तो ये जो इंटरेक्शन है इन दो बॉडीज के बीच में या सराउंडिंग और एक मटेरियल बॉडी के बीच में, ये कांटेक्ट फोर्स कहलाएगा। कहीं पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स फोर्सेस के हमने ऐसे भी देखे जहां पर एक ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, उसका जो सरफेस है या वो जो ऑब्जेक्ट है वो फिजिकली सराउंडिंग्स के साथ कांटेक्ट में नहीं है, या जिस किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ उसका इंटरेक्शन हो रहा है वो एक सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेटेड है। उनके बीच में हो सकता है कोई मीडियम हो सकता है वैक्यूम भी हो, कोई मीडियम प्रेजेंट ना हो, एक सर्टेन सेपरेशन डिस्टेंस है। उसके बावजूद भी दोनों म्यूचुअली इंटरेक्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ फोर्स इज टर्म्ड एज कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, एग्जांपल के लिए जैसे आपने बुक रख दी टेबल पर, तो बुक का जो वेट है इट इज बैलेंस्ड बाय द रिएक्शन फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय द टेबल। तो ये कांटेक्ट फोर्स है। अगर आप टेबल से ऊपर से बुक को फेंकोगे तो टेबल वहां पर उसको होल्ड नहीं कर सकती है ना। टेबल तो तभी बुक को रोक के रखेगी, तभी होल्ड करके रखेगी जब बुक टेबल के साथ कांटेक्ट में आएगी। आप ऊपर से गिराओगे तो बुक नीचे गिरेगी, है ना। एक फुटबॉल है, फुटबॉल को आप सिर्फ अपने दिमाग से सोच के कि मैंने इसको किक कर दिया, फुटबॉल गोल पोस्ट में चली जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको फिजिकली जाकर किक करना पड़ेगा। जब आपका फीट फुटबॉल के साथ कांटेक्ट में आएगा तब फुटबॉल पर फोर्स एक्सर्ट होगी एंड इट विल मूव टुवर्ड द गोल पोस्ट। आपको दरवाजा खोलना होता है, आपको फिजिकली हैंडल को पकड़कर पुश या पुल करना होगा दरवाजे को बंद या खोलने के लिए, है ना। तो दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स। फ्रिक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स, जहां पर कि जो दो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, उनके एक्सटर्नल सरफेसेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं और तब उनके बीच में इंटरेक्शन होता है, तब वो फोर्स एक्सर्ट करते हैं एक दूसरे। लेकिन एग्जाम्पल के लिए देखिए, दो मासेस, ग्रेविटेशनल फोर्स हम पढ़ रहे हैं यहीं पर। एक मास है m1, दूसरा मास है m2। दोनों के बीच में कोई मीडियम नहीं है, कोई मीडियम भी नहीं है ना, वैक्यूम में रखे दोनों। और ये मास m1 m2 पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। यहां पर दोनों के सरफेसेस टच नहीं कर रहे एक दूसरे को, इनके जो सरफेस है, एक्सटर्नल सरफेसेस, वो सेपरेटेड हैं, दे आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, दे आर नॉट इन कॉन्टेक्ट। Still, both are exerting mutual attractive gravitational force over each other. ये अब भी एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं। The same case happens with two charges. The same case happens with poles of a two magnet. एक मैग्नेट के दो पोल्स भी इसी तरह से एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल कर सकते हैं। दो चार्ज जो है वो भी एक दूसरे को इसी तरह से अट्रैक्ट रिपेल कर सकते हैं। दो मासेस जो है वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, इवन इफ दे आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस। उनके सरफेसेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं है। तो दीज आर एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। अब इसको हम कैसे समझें? कांटेक्ट फोर्स में तो हमको समझ में आता है कि एक मटेरियल ऑब्जेक्ट के सरफेस के जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो दूसरे मटेरियल ऑब्जेक्ट के सरफेस के एटम्स और मॉलिक्यूल्स पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो जनरली कांटेक्ट फोर्सेस जितनी भी होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की होती है, विच अराइजेस ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स of the two surfaces in contact। यहां पर ये मास इस पर कैसे फोर्स लगा रहा है, ये चार्ज इस पर कैसे फोर्स लगा रहा है जबकि ये कांटेक्ट में भी नहीं है। हाउ टू अंडरस्टैंड दिस एक्शन एट अ डिस्टेंस बाय अ नॉन कांटेक्ट फोर्स।
कैसे एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एक सर्टेन डिस्टेंस पर भी एक्शन परफॉर्म कर सकती है? हाउ टू अंडरस्टैंड दिस? तो इसी को समझाने के लिए ये कंसेप्ट डेवलप किया गया है फील्ड का ना। इसको फील्ड से समझ सकते हैं। फील्ड जो है, ये जो फील्ड का कंसेप्ट है वो इसी को समझने के लिए हेल्पफुल है। कैसे? तो देखिए, हम मान सकते हैं कि जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स से जो एक्शन परफॉर्म होता है एट ए डिस्टेंस, द एक्शन परफॉर्म एट ए डिस्टेंस बाय अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ना, जहां पर कि दो ऑब्जेक्ट बिना एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आए भी एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं। इसको हम दो स्टेप प्रोसेस में समझ सकते हैं। दिस कैन बी अंडरस्टूड एज टू स्टेप प्रोसेस। कैसे? कि मान लीजिए जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल ले रहा हूं, वो चार्ज के बीच में फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स अभी हमने पढ़ी नहीं है, वो हम 12th क्लास में पढ़ेंगे ना। तो मैं अभी सिर्फ वही एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूं जिसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है हमको, मींस ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मान लीजिए एक मास है कैपिटल एम, जिसकी विसिनिटी में, जिसके आसपास एक और मास रखा है स्मॉल, ठीक है। कैसे ये कैपिटल एम और स्मॉल एम एक दूसरे पर एक सर्टेन डिस्टेंस होने के बावजूद भी इनके सरफेसेस एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं कर रहे, कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी एक दूसरे पर कैसे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, इसको हम दो स्टेप प्रोसेस में समझ सकते हैं। कैसे? अगर हम ये कंसीडर करें फोर्स एक्सर्टेड बाय कैपिटल एम और स्मॉल एम ना, मैं सिर्फ एक फोर्स को कंसीडर कर रहा हूं एक्शन रिएक्शन पेयर में से, ये फोर्स ऑफ कैपिटल एम स्मॉल एम पर एक्सर्ट कर रहा है। तो इसको मैं किस तरह से समझूंगा कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? इन द फर्स्ट स्टेप द कैपिटल एम, it will modify the space around itself, means इसकी विसिनिटी में, इसके आसपास के रीजन में, आसपास का जो रीजन ऑफ स्पेस है, इसका सराउंडिंग रीजन ऑफ स्पेस है, ये उसको मॉडिफाई करेगा। मॉडिफाई करेगा मतलब कुछ चेंजेस क्रिएट करेगा। ये चेंजेस जो है, मतलब ये चेंजेस की वजह से अब ये जो स्पेस है इस एम के आसपास का, इसकी विसिनिटी का ये जो स्पेस है ना, ये अब नॉर्मल स्पेस की तरह बिहेव नहीं करेगा, राइट? नॉर्मल रीजन ऑफ स्पेस की तरह बिहेव नहीं करेगा, इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। और ये जो मॉडिफाइड रीजन ऑफ स्पेस है इस कैपिटल एम के आसपास का, ये कहलाएगा इसका फील्ड। और बेसिकली ये जो मॉडिफिकेशन हुआ है वो इसके मास की वजह से हुआ है, तो दिस फील्ड विल बी टर्म्ड एज ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जैसे ही हम किसी भी एक मास को कहीं किसी रीजन ऑफ स्पेस में रखते हैं, तो वो क्या करता है? अपने आसपास के रीजन ऑफ स्पेस को, अपनी विसिनिटी को, अपने सराउंडिंग स्पेस को मॉडिफाई करने लगता है, उसमें चेंजेस क्रिएट करने लगता है। अच्छा, अब ये मॉडिफाइड रीजन ऑफ स्पेस आपको अलग से दिखेगा नहीं, ऐसा नहीं कि ये मॉडिफाइड रीजन ऑफ स्पेस मतलब ये मॉडिफाई हो गया रीजन ऑफ स्पेस तो इसमें हरी नीली लाल बत्ती जलने लगेगी, आपको दिखेगा नहीं। फिजिकली देखने पर ये आपको वैसे ही नॉर्मल स्पेस की तरह अपीयर होगा, लेकिन वैसे इंटरनली देखा जाए, एक्चुअली देखा जाए तो अब इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई है। कैसे चेंज हो गई है इसकी प्रॉपर्टीज? कि जैसे अगर ये नॉर्मल स्पेस है, इससे बहुत दूर एक नॉर्मल स्पेस है, यहां पर मैं एम को रख दूं, तो ये स्पेस इस एम पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। क्यों लगेगी? ये आइसोलेटेड मास है, ये एक स्पेस में रखा आइसोलेटेड मास है। अब एक नॉर्मल स्पेस किसी आइसोलेटेड मास पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि स्पेस कैन नॉट इंटरेक्ट विद एन ऑब्जेक्ट ना, ये नॉर्मल स्पेस कैन नॉट इंटरेक्ट विद एन ऑब्जेक्ट, तो ये नॉर्मल स्पेस पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकता है। लेकिन यही मास अगर इस स्पेस में रखा है, इस स्पेस में जो कि इस कैपिटल एम के सराउंडिंग है, जो इस कैपिटल एम की विसिनिटी का जो स्पेस है ना, इसका आसपास का जो स्पेस है जिसमें इसने मॉडिफाई कर दिया है, अगर इसमें इस स्मॉल एम को रखोगे तो ये मॉडिफाइड रीजन ऑफ स्पेस, समझ रहे हो? ये मॉडिफाइड रीजन ऑफ स्पेस इस स्मॉल एम पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। यही चेंज हुआ है इसमें कि ये क्या चेंज किया है इस कैपिटल एम ने अपने आसपास के सराउंडिंग रीजन ऑफ स्पेस में, जिसको हम इसका ग्रेविटेशनल फील्ड कह रहे हैं। तो इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड की क्या प्रॉपर्टी है कि इस फील्ड में अगर कोई दूसरा मास एंटर करेगा तो दिस फील्ड विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन दैट मास।
ये ग्रेविटेशनल फील्ड उस मास पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो देखिए ये दो स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले तो एक सोर्स मास फील्ड क्रिएट करता है और उसका जो फील्ड है वो ऑब्जेक्ट मास पर फोर्स एक्सर्ट करता है। ऐसे इसके लिए भी कह सकते हैं कि जैसे हम इसको यहां पे रखेंगे ये अपना फील्ड क्रिएट करेगा और इसका ग्रेविटेशनल फील्ड इस कैपिटल एम पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। किसी भी पॉइंट पर अगर हम देखेंगे तो दोनों के ग्रेविटेशनल फील्ड आएंगे, इसका फील्ड भी होगा, इसका फील्ड भी होगा, दोनों रिजल्टेंट फील्ड कितने आएंगे, मतलब रिजल्टेंट फील्ड क्या होगा, दोनों फील्ड्स का वेक्टर सम। अभी पढ़ेंगे आगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये जो कंसेप्ट ऑफ फील्ड है ना, ये जो थ्योरी है फील्ड की, इट इज एक्चुअली हेल्पफुल फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑफ एक्शन एट ए डिस्टेंस बाय नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, हाउ दी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कैन परफॉर्म एक्शन एट ए डिस्टेंस। इसको हम ये फील्ड वाले कंसेप्ट से समझ सकते हैं। तो समझे बच्चों, ये फील्ड क्या होता है? द मॉडिफाइड रीजन ऑफ स्पेस सराउंडिंग ए मास in which any other mass will experience a attractive gravitational force. That region of space surrounding a mass is known as its gravitational field. वो उसका gravitational field कहलाता है। तो जैसे कैपिटल एम का gravitational field है, स्मॉल एम भी अपना gravitational field क्रिएट करेगा। हर एक मास जैसे ही हम उसको किसी पोजीशन पर रखते हैं, किसी स्पेस में रखते हैं, तो वो अपने सराउंडिंग रीजन को अपना फील्ड बना लेता है। ठीक है बच्चों, और ये फील्ड की प्रॉपर्टी होती है कि फील्ड जो है, अगर उस फील्ड में कोई और मास एंटर करेगा तो वो फील्ड उस पर फोर्स एक्सर्ट करेगी। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी होती है इसकी, सोर्स मास पे ये कभी फोर्स नहीं लगाएगा। जिस मास ने इस फील्ड को क्रिएट करा है, मींस इस कैपिटल एम का ग्रेविटेशनल फील्ड इस पर फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा, इस स्मॉल एम का फील्ड इस पर फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। अगर ऐसा होता तो एक आइसोलेटेड मास को भी रख दे कहीं किसी रीजन ऑफ स्पेस में, तो उसका फील्ड तो उस पर ही फोर्स लगाएगा, वो इधर उधर भागा फिरता रहेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो एक मास का खुद का फील्ड उस पर फोर्स एक्सर्ट नहीं करता है, उसके अलावा कोई और दूसरा मास उस ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर करेगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड उस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड का कंसेप्ट आपको समझ में आया। डिफाइन कैसे करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड को? द रीजन ऑफ स्पेस सराउंडिंग ए मास ना, in which any other mass will experience an attractive gravitational force is known as the gravitational field of the source mass. ठीक है बच्चों, अब देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड की एक और प्रॉपर्टी है कि जैसे स्मॉल एम मास मैंने यहां पर रखा, इसी स्मॉल एम, तो ये फोर्स किस डायरेक्शन में आएगी? ये हम न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से पढ़ चुके हैं कि इस कैपिटल एम के सेंटर को, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, इस स्मॉल एम के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो लाइन ज्वाइन करेगी ना, इस कैपिटल एम मास के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इस स्मॉल एम मास के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो लाइन ज्वाइन करेगी, ये सेंट्रल लाइन, द अट्रैक्टिव फोर्स विल बी डायरेक्टेड अलोंग दिस लाइन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अगर इसी मास को मैं यहां रख दूंगा आर डैश डिस्टेंस पर, जहां पर आर डैश आर से छोटा है, तो जो फोर्स आएगी एफ डैश वो बड़ी होगी एफ से, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर डैश स्क्वायर, क्योंकि ये आर डैश छोटा है तो ये फोर्स बड़ी हो जाएगी एफ डैश ना, और डायरेक्शन भी फोर्स की क्या आएगी, फोर्स यहां पर इस डायरेक्शन में आएगी। तो इस कैपिटल एम का जो सराउंडिंग रीजन ऑफ स्पेस है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोजीशंस हैं, हर एक पॉइंट एक पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, और हम ऑब्जर्व करेंगे कि एक ही मास को अगर हम अलग अलग पोजीशन पर रखें तो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दैट विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट मास विल बी डिफरेंट। यहां पे रखा तो इतनी फोर्स आ रही है, इस डायरेक्शन में लग रही है, यहां पे रखा तो ये फोर्स आ रही है, इस डायरेक्शन में लग रही है, यहां पे रखेंगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स की डायरेक्शन अलग आएगी, यहां पे रखोगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स की डायरेक्शन अलग होगी, यहां पर रखने पर अलग वैल्यू आएगी। मींस ईच पॉइंट in the gravitational field correspond to a different magnitude and different direction of force that will be experienced by the same object mass. Same object mass को इस सोर्स मास के ग्रेविटेशनल फील्ड में अलग अलग पोजीशन पर रखने पर
ये जो हमारा सेम ऑब्जेक्ट मास है, अलग अलग पोजीशन पर रखने पर अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, इस पर अलग अलग मैग्नीट्यूड की फोर्स लगेगी। मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड की जो प्रॉपर्टी है वो हर पोजीशन पर सेम नहीं होती। कहीं पर फील्ड ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा, कहीं पर फील्ड कम फोर्स एक्सर्ट करेगा, कहीं पर फील्ड की डायरेक्शन कुछ आएगी, कहीं पर फील्ड की डायरेक्शन कुछ आएगी। तो ये प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करने के लिए कि हम किसी एक ऑब्जेक्ट मास को अगर एक सोर्स मास के ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी पोजीशन पर रख रहे हैं, तो वहां उस पोजीशन पर ग्रेविटेशनल फील्ड उस सोर्स मास पर कितनी फोर्स, उस ऑब्जेक्ट मास पर कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगा, किस डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगा। इसके लिए ये तो हमको डिफाइन करना पड़ेगा ना, वरना फिर फायदा क्या हुआ कंसेप्ट ऑफ फील्ड का, जब तक हमको ये ना पता चले कि फील्ड कितनी फोर्स लगाएगा इस पोजीशन पर, किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा सोर्स ऑब्जेक्ट मास पर, जो सोर्स मास ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इसी को डिफाइन करने के लिए हम एक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कराएंगे जो कहलाती है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। क्या कहलाएगी है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो ये क्वांटिटी एक्चुअली रिप्रेजेंट करती है द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड एट ए पॉइंट एंड द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट। आप देखिए अलग अलग पोजीशन पर रखने पर फोर्स की डायरेक्शन अलग अलग आ रही है ना। इसका मतलब डिफरेंट पोजीशन के करस्पॉन्डिंग हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड की खुद की डायरेक्शन डिफरेंट होती है। यही रीजन है कि ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा, टेस्ट मास पर, ऑब्जेक्ट मास पर, है ना। और ग्रेविटेशनल फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ मतलब कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट मास बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड, वो कितना होगा, तो दैट विल आल्सो बी डिफरेंट। तो ये स्ट्रेंथ जो है, इसको मैं स्ट्रेंथ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं टर्म यूज कर रहा हूं स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ना। उसको, इन दोनों को ही हम एक वेक्टर क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करेंगे ना। वेक्टर क्वांटिटी मतलब दोनों ही पर्सपेक्टिव आ गए, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी फील्ड का। तो हम एक वेक्टर क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करेंगे, वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, जिसको या तो ई से या आई से, कैपिटल आई से या कैपिटल ई अल्फाबेट से हम लोग सिंबलाइज करेंगे। ठीक है बच्चों। तो किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन किया जाए, हाउ टू डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट। तो मान लीजिए ये हमारा सोर्स मास है कैपिटल एम और ये इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है। यहां पर मैंने एक एम मास रखा, इस एम मास को मैं कहूंगा टेस्ट मास, लेट अस से दिस एम मास टू बी टेस्ट मास। टेस्ट मास मतलब जिससे हम फील्ड को टेस्ट कर रहे हैं कि फील्ड की इंटेंसिटी, फील्ड का मैग्नीट्यूड, फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग पोजीशन पर क्या है, उसके लिए हमको एक मास तो रिक्वायर्ड होगा ना, जिसको हम अलग अलग पोजीशन पर रखकर देखेंगे कि कितनी फोर्स लग रही है, किस डायरेक्शन में लग रही है, तभी हमको ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन, ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ का पता चलेगा अलग अलग पोजीशन पर। तो एक ऐसा मास हमने सिलेक्ट किया जिससे कि हम ग्रेविटेशनल फील्ड की प्रॉपर्टीज को टेस्ट करने जा रहे हैं, तो उसको क्या कह दिया है मैंने, टेस्ट मास। अच्छा, एक और इसमें हमारे पास एक और लिमिटेशन है ना। वो लिमिटेशन क्या है कि जैसे ही मैं ये टेस्ट मास रखूंगा ना यहाँ, तो जो फोर्स आएगी सोर्स मास और टेस्ट मास के बीच में, किसी भी पोजीशन पे रखूंगा फील्ड में, तो जो फोर्स आएगी वो म्यूचुअल होती है। म्यूचुअल मतलब ये स्मॉल एम पर फोर्स लगेगी तो स्मॉल एम भी कैपिटल एम पर फोर्स लगाएगा नहीं। हाँ, पढ़ाया हमने न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन में, दैट इट फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये फोर्स जो आएगी दो मासेस के बीच में, ये म्यूचुअल होगी, है ना। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करेंगे दोनों एक दूसरे पर। अच्छा, अब अगर ये फोर्स जो है बड़ी हुई, मतलब लार्ज मैग्नीट्यूड की हुई, तो ये फोर्स जो एक्सर्ट बराबर फोर्स लगाएंगे दोनों, तो टेस्ट मास पे जो फोर्स लगेगी वो तो चलो हमने मेजर कर लिया, लेकिन टेस्ट मास ने सोर्स मास पे जो फोर्स लगाई है वो फोर्स अगर इतनी ज्यादा हुई जो इसको एक्सेलरेट करा दे, इसकी पोजीशन को चेंज कर दे, तो क्या होगा, जैसे हमने इसको यहां पर रखा, ये क्या करेगा, इसकी पोजीशन को चेंज कर देगा। चेंज कर देगा तो हमारा जो एक्चुअल मास डिस्ट्रीब्यूशन था वो बदल गया। हमको तो जिसका फील्ड मेजर करना था, जिस मास का, जिस पर्टिकुलर पोजीशन पर रखने पर सोर्स मास को, वो पोजीशन ही चेंज हो जाएगी सोर्स मास की। फिर कैसे एक्चुअल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे,
तो हम ये चाहते हैं कि जो टेस्ट मास हम रखें वो टेस्ट मास ऐसा होना चाहिए जो सोर्स मास डिस्ट्रीब्यूशन को किसी भी तरह से इफेक्ट ना करे, सोर्स मास डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज ना कर पाए। हमको ऐसा टेस्ट मास चाहिए। तो हम देखें फोर्स जो आएगी वो टेस्ट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, तो इसके मास से भी प्रोपोर्शनल होगी, इस मास के भी प्रोपोर्शनल होगी। इसको तो हम वैरी नहीं कर सकते, तो सोर्स मास है, इसके फील्ड को तो हमको टेस्ट करना है। तो हम टेस्ट मास के मास को ही क्या करें, नेग्लिजिबली स्मॉल ले लें। मीन्स हम ये लिमिट अप्लाई कर दें कि जो टेस्ट मास है हमारा ये टेंडिंग टू 0 है, मीन्स इनफाइनाइटली स्मॉल है। तो उससे क्या होगा कि जो फोर्स आएगी, म्यूचुअल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी दोनों के बीच में, वो बहुत छोटी फोर्स होगी, है ना, इनफाइनाइटली स्मॉल फोर्स होगी। वो इनफाइनाइटली स्मॉल फोर्स इस कैपिटल एम को अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी। हमारा सोर्स मास डिस्ट्रीब्यूशन में कोई चेंज नहीं है। अब इस फोर्स को मेजर करके हम एक्चुअल ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने टेस्ट मास ले लिया है, और टेस्ट मास भी कैसा लिया, ऐसा जिसका मास वेनिशिंगली स्मॉल है। हमने इसको रखा यहां पर, मान लो इस पॉइंट पर मुझको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है पी पॉइंट पर। ये पी पॉइंट इस पूरे 3 डायमेंशनल रीजन ऑफ स्पेस में, इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में कहीं भी हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, ये हो सकता है, ये कोई भी, मेरे एग्जांपल के लिए वहां ले लें। ठीक है, तो कितनी फोर्स लगेगी स्मॉल एम पर, हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू G कैपिटल एम स्मॉल एम, मान लीजिए सेपरेशन डिस्टेंस R है, R। और फोर्स लगेगी किस डायरेक्शन में स्मॉल एम पर, अट्रैक्टिव फोर्स आएगी। इट विल बी अलोंग द सेंट्रल लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू मासेस। इन दोनों मासेस के सेंटर्स को आपस में ज्वाइन करने वाली सेंट्रल लाइन के अलोंग होगी। और अट्रैक्टिव, तो हम क्या करें, फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं अलोंग द सेंट्रल लाइन, आर कैप। आर कैप इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग द सेंट्रल लाइन। कि टेस्ट मास को हम जहां रखेंगे उस पोजीशन से सोर्स मास को जो सेंट्रल लाइन ज्वाइन करेगी, दोनों के सेंटर्स को जो सेंट्रल लाइन ज्वाइन करेगी, इस सेंट्रल लाइन के अलोंग, इस सेंट्रल लाइन के अलोंग और टुवर्ड सोर्स मास की तरफ ना, सेंट्रल लाइन के अलावा और सोर्स मास की तरफ एक यूनिट वेक्टर ले लिया है हमने आर का। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी, अलोंग आर। ठीक है, ये हमारी फोर्स को रिप्रेजेंट करेगी। अच्छा, एक बात और देखिए कि जो टेस्ट मास है, टेस्ट मास का मास भी फोर्स को इफेक्ट कर रहा है। मान लीजिए यहीं पर अगर टेस्ट मास मैंने बहुत छोटा लिया तो फोर्स नेग्लिजिबल आएगी, टेस्ट मास को मैं बढ़ा दूं तो फोर्स ज्यादा आएगी। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक पॉइंट ले लिया, इसके बहुत पास में, और टेस्ट मास को मैं यहां पे रखूंगा, तो यहां पे जो फोर्स लगेगी, एक और टेस्ट मास ले लिया, दूसरा एम डैश, इस टेस्ट मास पर जो फोर्स लगेगी एम डैश अपॉन आर डैश स्क्वायर आएगी, लेट अस से द डिस्टेंस टू बी आर डैश। अच्छा, ये डिस्टेंस कम है ना, यही टेस्ट मास हम यहां पे रखें तो ये फोर्स ज्यादा है, यही, और यहां के लिए इस एम मास के लिए फोर्स कम है, कम आनी चाहिए। डिस्टेंस कम हुआ तो फोर्स जो है वो बढ़नी चाहिए। लेकिन मान लीजिए हम m और m डैश को इस तरह से वेरी करते हैं कि ये दोनों फोर्स बराबर आ जाए, आ सकती है, क्योंकि ये सिर्फ r पे नहीं है तो m पे भी डिपेंड करता है ना। तो मान लो m और m डैश को हम इस तरह से एडजस्ट करें कि दोनों फोर्स बराबर आ जाए, तो फिर कैसे पता चलेगा आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का? ये तो उतनी ही फोर्स फील्ड यहां पे लगा रहा है, उतनी फोर्स फील्ड यहां पे लगा रहा है ना। जबकि हम कह रहे हैं कि सोर्स मास के पास में जो स्ट्रेंथ है ग्रेविटेशनल फील्ड की वो ज्यादा होती है। जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी ज्यादा फोर्स एक्सर्ट होगी फील्ड से, जितना सेपरेशन डिस्टेंस बढ़ेगा सोर्स और टेस्ट मास के बीच में, उतनी फोर्स जो है वो घटती जाएगी। मींस फील्ड की स्ट्रेंथ सोर्स मास के पास में ज्यादा होती है, सोर्स मास से दूर जाने पर फील्ड की स्ट्रेंथ घटती है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करें? हाँ, ये तो डिपेंड करे, तो हम क्या करें, टेस्ट मास के मास पर जो डिपेंडेंसी है इसको खत्म कर दें। मतलब टेस्ट मास को कैसा ले, टेस्ट मास शुड बी ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। 1 किलोग्राम का टेस्ट मास ले लें। अगर टेस्ट मास को हम 1 किलोग्राम का ले लेते हैं तो जो टेस्ट मास पर इसकी डिपेंडेंस है वो खत्म हो जाएगी। अब हमने फिक्स कर दिया मैग्नीट्यूड टेस्ट मास का, क्योंकि जब तक टेस्ट मास का मैग्नीट्यूड हम फिक्स नहीं करेंगे तब तक हम देखेंगे कि हम ये वेरिएशन शो नहीं कर पाएंगे कि
पास आने पर, सोर्स मास के पास आने पर फोर्स की स्ट्रेंथ या फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, दूर जाने पर फील्ड की या फोर्स की स्ट्रेंथ कम होगी. दिस कैन ओनली बी रिप्रेजेंटेड इफ वी remove the dependence of if we remove the dependence of force on test mass. तो उसके रिमूव करने का तरीका क्या है? हम टेस्ट मास को फिक्स कर देंगे. टेस्ट मास का वैल्यू फिक्स कर देंगे तो पता है दूर जाएंगे तो फोर्स घटेगी, पास आएंगे तो फोर्स कम होगी, क्योंकि मास टेस्ट मास का फिक्स हो गया. फिक्स कितना करें? यूनिट ले लिया हमने, 1 किलोग्राम, यूनिट किलोग्राम. ठीक है, अगर यूनिट किलोग्राम ले लिया तो जो फोर्स लगेगी यही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है. ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट टेस्ट मास और m equals to 1, तो ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी इक्वल टू फोर्स इन द लिमिट m टेंड्स टू 0. m आपका नेग्लिजिबल होना चाहिए. तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट मास which will be equal to G capital M small m upon r square divided by small m G capital M by r square r cap. Okay, so this will be the gravitational field intensity. तो किसी भी एक ग्रेविटेशनल फील्ड में ना, एक सोर्स मास के सराउंडिंग ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पर उसके फील्ड की इंटेंसिटी कितनी आएगी? G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंटू सोर्स मास कैपिटल M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. r सोर्स मास की पोजीशन से उस पर्टिकुलर पोजीशन तक का रेडियल डिस्टेंस है, सेंट्रल डिस्टेंस है जहां पर हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है. और r कैप ये आपको याद रखना है. r कैप इज अ यूनिट वेक्टर. r कैप इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग द सेंट्रल लाइन ज्वाइनिंग द रिस्पेक्टिव पोजीशन with the position of the source mass. सोर्स मास और उस पोजीशन जहां पर हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं उनको आपस में ज्वाइन करने वाली सेंट्रल लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है आर कैप. और इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है. इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर मतलब टुवर्ड्स द सेंटर टुवर्ड्स द पोजीशन ऑफ सोर्स मास है. तो ये आर कैप एक यूनिट वेक्टर है जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट. ठीक है, अच्छा यहां से यूनिट देखें. ऐसा यूनिट क्या है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की? ऐसा यूनिट आ जाएगी न्यूटन पर किलोग्राम, है ना. फोर्स पर यूनिट मास होता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो न्यूटन पर किलोग्राम फोर्स पर यूनिट मास विल बी दी ऐसा यूनिट. डायमेंशन देखिए, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा? अच्छा ये आप आदत डाल लीजिए, कोई भी नई क्वांटिटी अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला जरूर लिखिए. क्या है? तो फोर्स डिवाइडेड बाय मास mLT minus 2 divided by m will be LT minus 2. LT minus 2 will be the dimensional formula of gravitational field intensity. इस तरह से बच्चों हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन कर सकते हैं किसी भी एक सोर्स मास के लिए. कितना आएगा? G कैपिटल M by r square into r. अब देखिए मान लीजिए एक सोर्स मास है कैपिटल है, ये इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है. अलग अलग पोजीशन हम मार्क कर रहे हैं 1 2 3 4. मान लीजिए एक मास है m, उसको हम 1 पे रखते हैं. 1 पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है I1 वो कितनी आएगी? अगर मान लीजिए सोर्स मास की पोजीशन और 1 को हम आपस में ज्वाइन करें और एक यूनिट वेक्टर ले लें 1 से सोर्स मास की तरफ, मान लीजिए रेडियल डिस्टेंस ये जो है ये रेडियल वेक्टर r1 है, तो हम I1 को लिख सकते हैं Gm अपॉन r1 स्क्वायर इंटू r1 कैप. I2 को लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पोजीशन I2 G इंटू कैपिटल M अपॉन r2 स्क्वायर r2 कैप, जहां पर r2 ये रेडियल वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड सोर्स मास. इसी तरह से I3 भी लिख सकते हैं, I4 भी लिख सकते हैं ना. I4 क्या आ जाएगा? G इंटू कैपिटल M अपॉन R4 स्क्वायर R4 कैप. डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स सोर्स मास. तो मान लीजिए इस M मास को मैं 1 पर रखता हूं तो ये फील्ड कितनी फोर्स लगाएगा इस पर? इस सोर्स मास का फील्ड कितनी फोर्स लगाएगा M पर? तो ग्रेविटेशनल फोर्स एट पोजीशन 1
तो हमने देखा फील्ड क्या होता है, फील्ड होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास। तो अगर यूनिट मास पर फोर्स कितनी लगा रहा है फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बराबर, एम मास पर कितना लगाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आई इंटू एम। तो वही आ जाएगा जो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा था, जी कैपिटल है स्मॉल एम अपॉन r1 स्क्वायर r1। कितनी फोर्स लगेगी, जी कैपिटल है स्मॉल एम अपॉन r1 स्क्वायर। डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी along r1 cap, means along the line joining position 1 and source position of the source mass, and the direction will be towards the source mass. इसी तरह से I4 पर कितनी आ जाएगी फोर्स, F4 इक्वल्स टू I4 इंटू M, G कैपिटल है स्मॉल एम अपॉन R4 स्क्वायर इंटू R4 कैप। तो अगर किसी पोजीशन पर ग्रेविटेशनल फील्ड आई है, किसी पोजीशन पर ग्रेविटेशनल फील्ड आई है, वहां पर हम m मास का ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो फोर्स कितनी लगाएगा फील्ड उस पर, I इंटू एम। I ग्रेविटेशनल फील्ड और m जो ऑब्जेक्ट मास, टेस्ट मास हमने वहां पर रखा है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये जो एक्शन एट ए डिस्टेंस है बाय दिस नॉन कॉन्टैक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको थ्रू द कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड अच्छे से समझ सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा एक बात और रखिए, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर होती है, मतलब मैग्नीट्यूड इसका, तो आई विल बी जीरो, मॉड आई विल बी जीरो इफ आर विल टेंड टू इनफाइनाइट। इसकी वैल्यू जीरो कब आएगी, जब आर इंफिनिटी हो, या एम जीरो, वो तो अलग बात होगी, अगर मास है ही नहीं, सोर्स मास है ही नहीं, तो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे होगा। लेकिन अगर कोई सोर्स मास है तो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड कहां तक एग्जिस्ट करता है, कहां पर जाकर जीरो होगा, इंफिनिटी पर। एक मास से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक उसका ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट करता है। मास के जितना पास में होंगे हम, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, और जैसे जैसे सोर्स मास से रेडियल डिस्टेंस हमारा बढ़ता रहेगा या ऑब्जेक्ट का बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे जो इंटेंसिटी है ग्रेविटेशनल फील्ड की वो कम होती जाएगी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड घटता रहेगा। एंड एट डिस्टेंस इंफिनिटी, इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स मास, द ग्रेविटेशनल फील्ड विल रिड्यूस टू जीरो, सडनली जीरो हो जाएगा एट इंफिनिटी। ठीक है बच्चों, सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। बाकी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है।